सो कल हमने मनी मार्केट हेज पढ़ लिया था। बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया मनी मार्केट हेज, पेमेंट और रिसिप्ट? दिव्य, यस सर। दिव्या सॉरी, आया कल क्लास अटेंड करी थी बेटा आपने? ग्रंथी, यस सर। टॉपिक कल वाला मनी मार्केट हेज अच्छे से समझ में आ गया कल? यस सर, बस थोड़ा थोड़ा बीच में हो रहा था, पर वो एक दो बार प्रैक्टिस करूंगी तो आ जाएगा अच्छे से। रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना बेटा, है ना? यस सर। यश, कल कहाँ थे तुम? यस सर। कल क्लास अटेंड करी थी? यस सर। टॉपिक समझ में आ गया ये वाला मनी मार्केट हेज? यस सर। यस सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? गुड। यस सर। आर्ची, यस सर। कल अटेंड करी थी क्लास बेटा? यस सर। मनी मार्केट हेज समझ में आ गया? यस सर, वो पेमेंट वाला तो समझ में आ गया, वो रिसिप्ट वाला थोड़ा समझ नहीं आया। मैं एक दो कौन? बार ही रिकॉर्डेड लेक्चर देख लूंगी। रिसिप्ट वाला समझ में नहीं आया? यस सर। रुको, एक एडिशनल क्वेश्चन बाकी है, उससे समझ में आ जाएगा। यस सर। चलिए जी। इसे कॉपी कर लेते हैं और ये एडिशनल क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। मनी मार्केट हैज और उसमें भी रिसिप्ट्स। Anya company is now to receive $400,000 in 3 months time. Anya company is now to receive $400,000 in 3 month time. So you have to find the present value. ठीक? अब यहां डिपॉजिट रेट की जगह क्या लेंगे बेटा? बोरोइंग रेट। बोरिंग रेट लेंगे, बिल्कुल सही। किसकी बोरिंग रेट लेंगे? फॉरेन करेंसी की। और कितनी है बोरोइंग रेट? 5.1%। किसकी? डॉलर की, क्योंकि डॉलर हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। कितना था भूल गया, 5.1%। तो 3 मंथ के लिए कितनी हो जाएगी? 5.1
into 3 divided by 12, 1.275. यहां हम 400,000 divided by 1 plus 0.01275. 0.01275 यानी ये हमने जो 400,000 हमें मिलने हैं 3 महीने बाद, उसकी आज की वैल्यू 394,964। पहला स्टेप समझ में आ गया बेटा? एम आई ऑडिबल ना? बच्चे सुन पा रहे हैं मुझको? यस सर। यस सर। यस सर। पहला स्टेप तो क्लियर है। रिसिप्ट के केस में आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है बोरोइंग रेट से फॉरेन करेंसी की। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। दूसरे स्टेप में स्पॉट रेट का अपर स्प्रेड लेना है। अपर स्प्रेड क्या है? पेमेंट के अंदर लोअर स्प्रेड लेते हैं, यहां अपर स्प्रेड लेंगे। कितना? 1.8361। फिर उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में लेंगे, टेकिंग द अपर स्प्रेड। थ्री 94964 divided by 1.8361। इससे हमारा फिगर स्टर्लिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 215110। स्टेप 2 समझ में आ गया? अब यस आप सर। होम करेंसी की कौन सी लेंगे? डिपॉजिट रेट। और होम करेंसी की डिपॉजिट रेट क्या है? 4.5 पर एनम है। 4.5 पर एनम, दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। 1.125। फिर ये जो अमाउंट आया था पाउंड में स्टेप 2 में 215,110 इंटू 1 प्लस 0.01125। ये आ गया 217। तो आपको ज्यादा किस में मिल रहे हैं?
ऑब्वियसली सॉरी 217530 मिल रहा है आपको। तो जो स्टेप 2 का उसको 1 प्लस बोरोइंग रेट की जगह 1 प्लस डिपॉजिट रेट, ये पूरा समझाया था मैंने आपको। अब अगर फॉरवर्ड की बात करते तो 3 मंथ्स की फॉरवर्ड की रेट क्या है आपकी? ये तो मनी मार्केट हैज था। अब बाय की जगह सेल, कौन से स्प्रेड से? अपर स्प्रेड से। और अपर स्प्रेड क्या है यहां पर? 1.8452। अच्छा, फॉरवर्ड हैज तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान होता है फॉरवर्ड हेजिंग तो। 1.8452। ज्यादा किस में आ रहा है? इसमें रिसिप्ट है ना। अगर ज्यादा आ रही है तो आप, यानी आप मनी मार्केट हेज पे जाएंगे, फॉरवर्ड पे नहीं जाएंगे। चलिए बेटा, अभी बात समझ में आ गई? इजी लगा? yes sir, ये रिसिप्ट की बात हो गई। चलिए जरा ये एडिशनल क्वेश्चन जो हमको दे रखे थे वो देख लेते हैं। ये देखो, यहां हमको 217530 मिल रहा था, ये रहा 217530, और यहां मिल रहा था 216779। 216, तो बेटर क्या है? 217530। आई होप समझ में आ गया। इधर भी जरा देख लेते हैं। ये पेमेंट वाले केस के अंदर 126,511 और 125,423, तो कम वाला यानी फॉरवर्ड हैज ज्यादा बेटर रहेगा मनी मार्केट हैज की जगह। यहां क्या लिखेंगे? सिंस मनी मार्केट हैज इज money market hedge receipt is higher than forward hedge -217530 -216779। फिगर निकालिए कितना आया? 216, मैं 1 मिनट कंप्यूट कर लेता हूं जरा कैलकुलेटर पे। 217530 -216779, 751 ज्यादा आ रहा है। We will opt for money market hedge instead of फॉरवर्ड हैज। आई होप बच्चों सबको समझ में आगे आ जाना चाहिए अच्छे से। ये मैंने इसका इलिस्ट्रेशन भी आपको सॉल्व करा दिया।
सो फॉरवर्ड हैजिंग, मनी मार्केट हैजिंग, रिसिप्ट, पेमेंट। अच्छा, फॉरवर्ड में तो बड़ा सिंपल सा होता है। अगर रिसिप्ट है तो अपर स्प्रेड लगा देंगे उस फॉरवर्ड की पीरियड वाले का। जैसे यहां पर 3 मंथ अगर है मान लो, तो रिसिप्ट के अंदर इसका डिवाइड लगेगा, पेमेंट में इसका लगेगा और बात खत्म हो जाती है, सिर्फ फॉरवर्ड के अंदर। मनी मार्केट हेज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर पेमेंट है तो फॉरेन करेंसी की डिपॉजिट रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको लोअर स्प्रेड से कन्वर्ट करते हैं होम करेंसी में, फिर होम करेंसी की बोरोइंग रेट से मल्टीप्लाई करके, ये 1+ है ना, 1+ समझ गया, वो फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, खत्म बात। और रिसिप्ट के केस में उल्टा करते हैं। मनी मार्केट हेज में फॉरेन करेंसी की बोरोइंग रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फिर स्पॉट रेट के अपर स्प्रेड से होम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर होम करेंसी की डिपॉजिट रेट से आप फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, किसकी, होम करेंसी की, खत्म। पेमेंट के केस में जिसमें कम अमाउंट होता है फॉरवर्ड में और मनी मार्केट में, उसको एक्सेप्ट करते हैं। रिसिप्ट के केस में जिसमें ज्यादा होता है मनी मार्केट हेज और फॉरवर्ड हेज में से, उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो आई होप नाउ थिंग्स आर क्लियर। नाउ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चों, हर ईयर के एंड में हम हमारी फॉरेन की कोई ब्रांच, फॉरेन की सब्सिडरी जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉरेन करेंसी में बना रही है, उसको हम हमारी होम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारा एक रिस्क होती है, ट्रांसलेशन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क नहीं, ट्रांसलेशन। मैंने समझा था 3 तरह की रिस्क होती है, ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क। तो ट्रांसलेशन रिस्क क्यों आती है? इस कारण से आती है। अब इसकी हेजिंग कैसे की जाती है तो सुन लो। ऑल द अबव टेक्निक्स आर यूज्ड टू हेज ट्रांजैक्शन रिस्क। यानी आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज, वो पढ़ा, मनी मार्केट हेज पढ़ा, वो सब ट्रांजैक्शन रिस्क के लिए था। तो कई बार हम ट्रांजैक्शन रिस्क जो है को ही इस्तेमाल करते हैं ट्रांसलेशन रिस्क को मैनेज करने के लिए। यानी ट्रांजैक्शन रिस्क को मैनेज करने के लिए हमने हेजिंग करी थी, तो बोले वैसे ही हम ट्रांसलेशन रिस्क को भी हेज करने के लिए उसे यूज करेंगे। ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता कब है, ये मैंने आपको बता ही चुका हूं। arises because the financial statement of foreign subsidiary must be restated in parent's reporting currency। भाई आज मेरी इंडिया की कंपनी का यूके में कोई सब्सिडरी है, या हाँ ठीक है, इंडियन कंपनी का यूके में सब्सिडरी है, तो यूके में जो सब्सिडरी है उसके स्टेटमेंट पाउंड स्टर्लिंग में बन रहे हैं, हमें इंडिया में उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। हम पेरेंट कंपनी होंगे तो हमारी करेंसी रुपीज होगी, तो हमें उसे रीस्टेट करना पड़ेगा रुपी में। कब? जब हम हमारे कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। दोस्तों, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन बच्चों ने एफआर पढ़ रखा है उनको तो समझ में आ जाता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी समझ लें। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता क्या है, एक पेरेंट कंपनी होती है, एक सब्सिडरी कंपनी होती है। ये दोनों कंपनियों के लिए पेरेंट कंपनी को अपने स्टेटमेंट मिलाकर बनाने पड़ते हैं। पेरेंट अपने खुद के बनाती है, सब्सिडरी अपने खुद के बनाती है, उसके अलावा पेरेंट सब्सिडरी को मिलाकर अपने स्टेटमेंट और बनाती है। तो दोस्तों, ऐसा होने पे एक रिस्क आ जाती है जो ट्रांसलेशन रिस्क होती है, अगर आपकी फॉरेन सब्सिडरी हो तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन की हेजिंग कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल सी बात है। जितनी भी आपकी फॉरेन करेंसी एसेट्स एक्सपोज्ड हैं,
उसके लिए आप लायबिलिटी ले लो, और जितनी भी लायबिलिटी हैं उनके लिए एसेट ले लो, बात खत्म। मतलब समझो, आपके पास अगर 500,000 पाउंड की एसेट है तो आप 500,000 का एक लोन ले लो डॉलर में, सॉरी पाउंड में। उससे क्या होगा, कोई भी अगर चेंज आएगा, अगर फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तब तो आपको फायदा है, लेकिन डेप्रिशिएट हो रही है तो नुकसान है। तो वो लायबिलिटी से वो नुकसान कवर हो जाएगा, यानी हेजिंग हो गई। A change in exchange rate will change the value of exposed asset but offset that with an opposite change in liability। तो उसमें देखो ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा। हाँ, इस मेथड से आपका मिसमैच जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर तो फिर भी रहेगा, ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांजैक्शन। तो हमेशा ध्यान रखो, जब आप दोनों तरह के एक्सपोजर को रिस्क करना चाहते हो, एलिमिनेट करना चाहते हो, एज अ जर्नल मैटर, बिल्कुल फर्म सीकिंग टू रिड्यूस बोथ टाइप ऑफ एक्सपोजर टिपिकली रिड्यूस ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फर्स्ट, यानी पहले आप ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को रिड्यूस करो, फिर आप रिकैलकुलेट करो। They then recalculate translation exposure and decide if any residual translation exposure can be reduced without creating more transaction exposure। यानी फर्म हमेशा चाहेगी कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और ट्रांसलेशन एक्सपोजर दोनों रिड्यूस हो जाएं। तो जितने भी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हैं उसको आप रिड्यूस करो, खत्म करो, तो उससे आपका बचावा जो होगा वो ट्रांसलेशन एक्सपोजर, अगर कुछ बचेगा तो वो रहेगा। अब उस ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को आप क्या करो, रिड्यूस करो, लेकिन बिना ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्रिएट करे हुए, खत्म। अब आपने मेजर दो इंस्ट्रूमेंट पढ़े, एक पढ़ा फॉरवर्ड हेजिंग और एक पढ़ा मनी मार्केट हेज, राइट। अब फॉरेन एक्सचेंज के एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए डेरिवेटिव भी काम में आते हैं, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव। फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव जो हैं आपके, उसमें आप दो पढ़ोगे अभी, एक फ्यूचर और एक ऑप्शंस। अब आप बोलोगे फ्यूचर और ऑप्शन में क्या फर्क होता है? ये देखो, जनरली 100 शेयर, 150 शेयर, 2000 शेयर, 2200 शेयर, मतलब एक कुछ शेयर्स का, ये मैं आपको पहले शेयर्स के रेस्पेक्ट में समझा रहा हूं। जैसे आज एक रिलायंस कंपनी है, अच्छा ये जो नंबर ऑफ शेयर्स का एक पूरा के पूरा 1200, 1500, 1250, 700, 800, ठीक। बच्चों आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करता हूं। lot size of future of रिलायंस इंडस्ट्रीज, देखो कितने का फ्यूचर है, कितने शेयर का एक फ्यूचर है, पढ़ो। 500 का। सबका अलग अलग होता है और कैसे बनता है ये आपको भी नहीं सीखना है।
टाटा का देखो, कितने का है? 800। सबका अलग अलग होता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि 500 800, कई बार अलग क्वांटिटी भी होगी। 520। बजाज का कितने का है? 240। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, गलत आ गया। बजाज फ्यूचर लॉट साइज कितने का है? 750। अब आपको समझ में आ गया, यानी इतने नंबर ऑफ शेयर मिला के एक फ्यूचर होता है। अच्छा, ये तो शेयर के फ्यूचर हो गए। अब कॉमोडिटीज फ्यूचर, अब बहुत सारों को एक साथ पढ़ाऊंगा मैं। देखो, कॉमोडिटीज फ्यूचर लॉट साइज, इसमें मैं ले लेता हूं लॉट साइज जिंक। जिंक एक कॉमोडिटी है, कितने का फ्यूचर है इसका? अब ये शेयर्स नहीं है, ये 5 जिंक किस में कंप्यूट होगा? केजी में। तो 5000 केजी का एक लॉट है। क्रूड ऑयल, एक बैरल का, एक बैरल, एक बैरल के अंदर 100 गैलन मानते हैं। कितना मानते हैं? 100 गैलन, लीटर नहीं, गैलन। सिल्वर, अभी आप बहुत सुन रहे होंगे सिल्वर और गोल्ड के बारे में। सिल्वर का 5 केजी का भी होता है, 30 केजी का भी होता है। Most popular is the big silver future contract which comes with a minimum lot size of 30 kg. बिग के बाद एक मिनी सिल्वर होता है जो 5 केजी में भी आता है, और 1 किलो वाला भी आता है, माइक्रो। 3 तरह के चलते हैं सिल्वर। सिल्वर के जैसे गोल्ड भी चलता है। वन केजी गोल्ड, 1 किलो गोल्ड का लॉट होते हैं ये फ्यूचर। इन्हें ही डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब फ्यूचर और ऑप्शन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको समझाता हूं। फ्यूचर बहुत रिस्की होते हैं, ऑप्शन रिस्की नहीं होते। ऑप्शन के अंदर फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के ही लॉट होते हैं। जिसका फ्यूचर होगा उसके ऑप्शन जरूर होंगे। क्या हर कंपनी का फ्यूचर हो सकता है? नहीं। ये डिसाइड कौन करता है? एक्सचेंज। कि एक्सचेंज कैसे? आपको कुछ एलिजिबिलिटी नॉर्म फुलफिल होंगे, तब कॉमोडिटी का या शेयर का क्या बनेगा? फ्यूचर और ऑप्शन बनेगा, ट्रेड होने के लिए। किस पर? एक्सचेंज के ऊपर। जैसे हमारे 2 एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। फिर एक हमारा है MCX, मेटल कॉमोडिटीज एक्सचेंज, जिसके ऊपर कॉमोडिटी की होती है। MCX वर्ल्ड वाइड सेम है। इंडिया में चलता है NCDX, नेशनल कॉमोडिटी एक्सचेंज, जहां पे चना, मूंगफली यानी ग्राउंड नट, राइट, पीनट, फिर आपका ये आ जाता है टर्मरिक, हल्दी, मिर्ची, ये सब, इनके भी फ्यूचर चलते हैं। तो देखा जाए तो हम 4 एक्सचेंज में काम कर रहे हैं इंडिया में। BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये तो हमारे हो गए क्या? शेयर्स के, जहां पे कैश में भी आप खरीद बेच सकते हो
और फ्यूचर भी और ऑप्शन भी, तीन चीजें होती है। कैश में तो मतलब आपको 1 शेयर खरीदना है, 5 शेयर खरीदने हैं, 50 शेयर खरीदने हैं, उतना पैसा दो और शेयर अपने पास ले लो। अच्छा, एक क्या होता है, इंट्राडे में भी कैश की खरीद, सिर्फ आपके पास कोई शेयर नहीं है तो भी आप बेच देते हो, लेकिन आपको फिर उसी दिन वापस खरीदना भी पड़ता है कैश मार्केट में। इंट्राडे मतलब सेम डे में ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना होता है। ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, अपने को इतना नहीं समझना है। सो एक होता है कैश मार्केट, एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट में छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, सबके शेयर की खरीद बेच हो सकती है। हाँ, इंट्राडे में आप वो चीज बेच सकते हो जो आपके पास नहीं है, बट आपको सेम डे वापस खरीदनी पड़ती है। बाकी आप बेच तभी पाओगे जब आपने कोई चीज खरीदी भी है। अब एक शेयर अगर 12 रुपए का है तो आपको 12 रुपए पूरे देने और एक शेयर मिलेगा। किसके अंदर? अब आपने 1000 शेयर खरीदे तो 1000 इंटू 12, 12,000 रुपए दो, 12,000 रुपए के शेयर आपके पास, यानी 1000 शेयर आपके पास आ जाएंगे। लेकिन फ्यूचर के अंदर आप समझना, 100 शेयर का एक लॉट मान लिया मैंने, एक शेयर 20 रुपए का, $20 का है, तो फ्यूचर का जो लॉट होगा वो $2000 का एक होगा। अब आपको $2000 पूरे नहीं देने, आपको इस $2000 का मार्जिन जमा कराना पड़ता है। अब मार्जिन मनी हर किसी शेयर की और कॉमोडिटी की डिफर करती है डिपेंडिंग ऑन द वॉलेटिलिटी। जैसे मैं अब आपको वापस समझाता हूं मार्जिन मनी। मार्जिन ऑन फ्यूचर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर का जो मार्जिन है, the margin on Reliance Industry future depend on a specific contract and the trading platform, right? सब जगह अपना अपना अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए जहां पे आप डील करते हो। तो बेसिकली एक परसेंटेज होता है, और ये परसेंटेज एज सच परसेंटेज होता है, अमाउंट नहीं होता। जैसे कि 12%, 20%, जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ज्यादा मार्जिन ज्यादा होगा। जैसे गोल्ड का मार्जिन बहुत कम होता है, margin of future of gold on MCX। कितना मार्जिन है देखो आप जरा, 7.25 lakhs. कितने किलो सोना खरीदने के? 1 kg. हाँ जी, 1 किलो सोना। बच्चों 1 किलो सोना एज सच आज कितने का चल रहा है? चलो 1.5 लाख का सोना मान लेते हैं, 1.5 लाख 10 ग्राम का प्राइस है। कितने का? अच्छा, 1 किलो में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम। हाँ जी, 1000 ग्राम। तो 1 किलो सोना अगर आपको लेना है तो कितना मार्जिन आपको जमा कराना पड़ेगा? 7.25 लाख। ठीक, आपको सिर्फ 100 ग्राम, बच्चों 100 ग्राम का मतलब मालूम है लो कितना हुआ? 10 ग्राम का 1 तोला होता है। 1 तोला सोना 1.5 लाख का होता है, समझना। 10 ग्राम सोने का प्राइस 1.5 लाख चल रहा है। तो अब समझो, 10 ग्राम सोने का 1.5 लाख,
1 ग्राम सोने का 15,000 और 1 ग्राम का मार्जिन सिर्फ 750 है, यानी 5%। 15,000 का 5% निकाल लो। मैंने कहा ना गोल्ड का 5% मार्जिन पे मिलता है गोल्ड। ये देखो कितना, ये नीचे पढ़ लो, ये पढ़ो, रेट पढ़ो कितनी है। 4% and 8.25. 4% से 8.25% के बीच में वेरी करता है। यानी समझो 1,00,000 रुपए का गोल्ड का फ्यूचर, आप 1,00,000 लेकर आप गोल्ड खरीदने जाओगे, वही 1,00,000 का गोल्ड की जगह 4,000 रुपए में आप फ्यूचर खरीद सकते हो। कैश मार्केट में आपको 1 तोला गोल्ड, कैश मार्केट में 1 तोला गोल्ड 1.5 लाख रुपए दो, 10 ग्राम गोल्ड आएगा। ये कैश मार्केट। गोल्ड लाके घर पे रख लो, जब प्राइस बढ़े बेच के आ जाओ। समझना, कैश मार्केट 10 ग्राम गोल्ड बॉट एट 150,000 रुपीज। अब प्राइस जब 2 दिन बाद हो गया 160, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए होंगे तो इन्वेस्ट करोगे, हाँ। और प्राइस हो गया 160, तो आपकी कमाई कितनी हुई? 10,000. 10,000 रुपए। ये कैश मार्केट। अब जरा फ्यूचर मार्केट समझना आप। 10 ग्राम गोल्ड फ्यूचर ऑफ, अब फ्यूचर के प्राइस 1.5 लाख की जगह 1,52, 1,55, यानी थोड़ा फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होता है। फ्यूचर जो होते हैं वो 1 महीने के, जैसे अभी क्या महीना चल रहा है? अक्टूबर। तो अक्टूबर का 31 अक्टूबर का गोल्ड का फ्यूचर, नवंबर का, दिसंबर का, बताता हूं आपको मैं। फ्यूचर ऑफ गोल्ड प्राइस अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ऑन MCX, सबका मिलेगा। आपको अक्टूबर का फ्यूचर लेना है, अक्टूबर का लो। नवंबर का लेना है, नवंबर का लो। दिसंबर का लेना है, दिसंबर का लो। ये देखो, ये रहा स्पॉट रेट। गोल्ड 5 दिसंबर का इतना चल रहा है, सिल्वर 5 दिसंबर का इतना चल रहा है, कॉपर 31, ये सब अलग अलग। मतलब ये आप समझना, ये महीने के भी चलते हैं, हफ्ते के भी चलते हैं, ठीक। अब आप इस पे स्टडी करना। तो जो मैं आपको समझा रहा था, करंट डेट आपकी है 25 अक्टूबर। फ्यूचर कब कब के एग्जिस्ट होंगे? जनरली फ्यूचर विल एग्जिस्ट फॉर फ्यूचर पीरियड दैट इज एंड ऑफ अक्टूबर, नवंबर। अच्छा, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अक्टूबर में चल रही होगी और नवंबर में। दिसंबर की भी चलेगी लेकिन कम चलेगी, सम लेटर डेट की भी हो सकती है, बट जनरली यही चलते हैं। अब आप समझो, 10 ग्राम का फ्यूचर, मान लो नवंबर वाला मैंने ले रखा है। 10 ग्राम गोल्ड फ्यूचर ऑफ 150,000 ऑफ नवंबर। तो मेरा इन्वेस्टमेंट मालूम कितना होगा? 1.5 लाख का 5%, 7,500 रुपए में मेरे पास ही आ जाएगा। कितना इन्वेस्टमेंट किया मैंने?
बताओ कितना इन्वेस्टमेंट किया? 7,500. और अगर गोल्ड का प्राइस 1.60 हो गया तो कमाई कितनी हो गई मेरे को 10,000. बताओ? 7,500 रुपए लगाए और कमाई कितनी हो गई? 10,000. अब अगर मैंने सपोज इफ आई बॉट 20 लॉट्स, 20 लॉट लिए, एक लॉट नहीं 20 लॉट ले लिए ऑफ गोल्ड फ्यूचर दिसंबर, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? ₹1.5 लाख। अगर मैंने 20 लॉट गोल्ड फ्यूचर के लिए, जिस नवंबर के लिए, सॉरी, तो 7,500 का एक लॉट, 20 लॉट के कितने पैसे लगे होंगे? 1.5 लाख। और अगर प्राइस 1.50 से 1.60 हो गया तो मेरी कमाई कितनी हुई? बताओ कितनी कमाई हुई? $200,000. 1.5 लाख रुपए लगा के मैंने कमाई कितनी कर ली? 100,000. आप समझे कितना जोरदार खेल होता है ये? इसलिए लोग फ्यूचर में काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, फ्यूचर में 99% लोग नुकसान में जाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना। अच्छा, इसमें होता क्या है? प्राइस बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा, प्राइस घटेगा तो नुकसान होगा। अच्छा, ये जो मार्जिन होता है ये इनिशियल मार्जिन होता है। अब अगर प्राइस बढ़ रहा है, आपने बाय करा और प्राइस बढ़ रहा है, तो आपसे कोई पैसे मांगने नहीं आएगा। लेकिन प्राइस आपने बाय करा इसलिए कि ये बढ़ेगा, लेकिन प्राइस घट रहा है, तो आपको वेरिएशन मार्जिन जमा कराना पड़ता है। यानी आपसे वो एक्सचेंज बोलता है जमा करो वरना हम आपका सौदा काट देंगे। यानी एक बात बताऊं, वो 7,500 जो मार्जिन लिया वो लिया ही इसलिए, जो जिस एक्सचेंज पे आपने ये 7,500 में एक लॉट लिया, अगर प्राइस 1.5 लाख से घटते घटते 1.45 आया, 5,000 कम हो गया, तो वो सीधा ये 7.5 में से 5 जमा करके आपका सौदा काट देंगे। या क्या बोलेंगे, 5,000 और जमा कराओ तो आपका सौदा हम होल्ड करते हैं, क्योंकि प्राइस तो ऊपर नीचे होते रहेंगे। यानी जब आपने इस उम्मीद में फ्यूचर खरीदा कि प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा और आपने खरीद के रख लिया, तो अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो आपसे कुछ मार्जिन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 7,500 का आपका इन्वेस्टमेंट है, वो चलता रहेगा। और प्राइस बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप नवंबर तक उसको रख सकते हो। नवंबर में आपको बेचना ही पड़ेगा, जो आपने बाय करा है उसे सेल करना पड़ेगा। अब 1.50 से, अब मैं आपको फिर बोलूं, अक्टूबर 26 को आपने नवंबर वाला लिया, अभी लिया, 1 सेकंड बाद बेच सकते हो, या नवंबर की लास्ट ट्रेडिंग डे को भी बेच सकते हो। तब तक आपके लिए खुला है। तो इस बीच प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, आप जब मर्जी आए तब उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, यानी सेटल कर सकते हो। जो बाय करा है उसे सेल करना पड़ेगा, इसी तरह जो सेल करा है उसे बाय करना पड़ेगा। तो जनरली बाय किसे कहा करा जाता है? अगर आपको प्राइस बढ़ रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है, इफ यू थिंक कि प्राइस बढ़ेंगे तो आप बाय करते हैं, इफ यू थिंक प्राइस घटेंगे तो आप सेल करते हैं। और हर तरह की सोच वाले लोग मार्केट में होते हैं। जो ये सोच रहे होते हैं, यानी बाय करने वाले भी होते हैं और सेल करने वाले भी होते हैं। अल्टीमेटली कोई ना कोई पर्सन बाय कर रहा है, कोई ना कोई सेल कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। बाय करने वाला एक्सचेंज से बाय कर रहा है, सेल करने वाला एक्सचेंज पे सेल कर रहा है। अल्टीमेटली एक्सचेंज सिर्फ एक इंटरमीडिएटरी है जो बायर और सेलर को मिला रहा है। एक्सचेंज दोनों से मार्जिन मनी लेके रखता है। समझ गए? अब अगर आपने खरीदा है इस उम्मीद में कि प्राइस बढ़ेंगे और प्राइस बढ़ रहे हैं, तो आपसे मार्जिन नहीं मांगा जाएगा।
लेकिन अगर प्राइस घट रहे हैं तो आपसे वो मार्जिन मांग लिया जाएगा, जिसको अपन वेरिएशन मार्जिन कहते हैं। अगर आप वो मार्जिन जमा नहीं कराओगे तो आपका सौदा काट दिया जाता है और आपका जितना भी नुकसान है वो आपके इनिशियल मार्जिन से जमा करा लिया जाता है। एक बात, इनिशियल मार्जिन के बाद अगर आप पैसा जमा नहीं कराते हो तो जो इनिशियल मार्जिन आपने जमा कराया, जैसे ही वो प्राइस हिट होगा, यानी मान लो आपने 1.50 पे गोल्ड लिया और गोल्ड एक ही दिन में 1.42,500 आ गया, तो आपका सौदा ऑटोमेटिकली कट जाएगा अगर आपने वेरिएशन मार्जिन जमा नहीं कराया तो। यानी 7,500 रुपए से ज्यादा आपको कभी भी क्रेडिट दी नहीं जाएगी। क्या मेरी बात समझ गए? यानी इनिशियल मार्जिन इतना लिया जाता है कि इस प्राइस के नीचे जाने पर आपको और पैसा जमा कराना पड़ेगा, और आपने नहीं जमा कराया तो सौदा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर काट देगा आपका सौदा। इसी को उल्टा आप समझ लो, जब आपने सेल किया, आप सेल करते हो 1.5 लाख के प्राइस पर गोल्ड को, इस उम्मीद में कि प्राइस घटेंगे। अब प्राइस घटेंगे ना तो आपको फायदा होगा, वहां पे भी आपको मार्जिन जमा कराना पड़ेगा। तो ये तो होता है फ्यूचर। सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज लगता है, कमीशन लगता है, जो बहुत नॉमिनल होता है, 0.01%। 0.01%, 1% नहीं, 0.01%। यानी 1 लाख रुपए पे मुश्किल से 1 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन पे 10 रुपए भी नहीं लगते। 10 भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं आपको। तो फ्यूचर में अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस। क्या बोला मैंने, समझ गए आप? पढ़ो अब ये सब। यश पढ़ दो जरा। Yes, sir. फ्यूचर में भी Future may be bought or sold. Buy future in expectations of increase in price. Sell future in expectation of decrease in price. Note: to buy or sell of a single lot of 100 share which is currently trading at $2,000, and some will expect it will fall, some will expect it will rise. till the end of Those October. who Those who expect that it will be of 2200 till the end of October will lock the price and pay the margin money which varies between, क्या बोला मैंने, कम से कम कितना होता है, 5% to 40%. और जनरली 40% तक भी चला जाता है, अकॉर्डिंग टू द Share वॉलेटिलिटी, प्राइस के फ्लक्चुएशन के कारण। volatility of shares. अब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस गिरेगा, वो भी मार्जिन मनी देंगे। Now day by day the price will move, and the buyer who expect price increase जो बायर प्राइस इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहा है, प्राइस इंक्रीज हुआ तो वो गेन करेगा, और वो होल्ड करेगा तब तक जब तक वो स्क्वायर ऑफ नहीं करे। हाँ, बट अक्टूबर के लास्ट ट्रेडिंग डे पे ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा अगर वो नहीं करेगा तो। देयर इज नो नीड टू कैप द फ्यूचर टिल द लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी ऑफ फ्यूचर, दैट इज एंड ऑफ। जरूरी नहीं कि आखिरी दिन तक आप रखो उसको, आप अभी खरीदो, 1 सेकंड बाद बेच दो। लेकिन बट इफ प्राइस फॉल ही हैव टू डिपॉजिट मार्जिन मनी टू होल्ड द फ्यूचर, इसको वेरिएशन मार्जिन कहते हैं। सपोज अगर प्राइस 2000 था और गिर के 1700 हो गया, तो आपको, सॉरी आपने 2200 का लिया था ना, Sir. 2200 वाला लिया था, 2000 पे तो करंटली ट्रेडिंग कर रहा था और आपको उम्मीद थी 2200 की, तो आपने 2200 वाला फ्यूचर खरीद के रखा हुआ था, और प्राइस 2200 से गिर के 1700 हो गया, तो आपको 500 रुपए जमा कराने पड़े।
अगर बायर चाहता है, if the buyer want to settle on or before the due date, that is end of October, he has to suffer loss equal to 2200 minus price prevailing on day of settlement. यानी जो प्राइस सेटलमेंट वाले दिन चल रहा होगा वो उसका नुकसान होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट फ्यूचर में बहुत नॉमिनल होती है। सपोज if you want to settle the future on 27th October, और उस समय अक्टूबर फ्यूचर 2500 का चल रहा है, तो उसको 300 का फायदा हो जाएगा, और जो इनिशियल मार्जिन उसने जमा कराया था वो उसको वापस मिल जाएगा। यानी मार्जिन ऐसा नहीं कि जमा कराया तो मिलेगा नहीं, वो मार्जिन वापस आके आ जाएगा। देखो 2200 वाला फ्यूचर पर आपने सिर्फ 110 रुपए दिए और वो 2200 का फ्यूचर लॉक कर दिया, अब प्राइस 2500 हो गया, तो आपको 300 रुपए का पूरा प्रॉफिट हो गया, और जो 110 का मार्जिन था वो आपके पास वापस आ गया, इन्वेस्टमेंट खत्म बात। लेकिन अगर 27 अक्टूबर को उस अक्टूबर फ्यूचर का प्राइस $2000 हो गया, तो उसको 200 का नुकसान हो जाएगा, तो 110 तो उसने जमा करा रखे, 900 और दे देगा, 90 और दे देगा, खत्म। ये बाय वाला हो गया। सेम सेल वाली कहानी होती है। सेल समझ गए? सेल में आप घटने की उम्मीद करते हो, घटता है तो फायदा होता है, बढ़ता है तो नुकसान हो जाता है। अब बारी आती है फ्यूचर के बाद ऑप्शन की। ऑप्शन थोड़ा फ्यूचर से अलग है। फ्यूचर में अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस, ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में दो चीजें, बाय सेल। ऑप्शन में 4 चीजें हैं, कॉल, बाय, कॉल, शॉर्ट, पुट, बाय, पुट, शॉर्ट। यानी इसमें एक राइटर होता है, लिखने वाला। कोई लिखना नहीं होता, बोलते हैं राइटर। अब कॉल बाय का मतलब क्या है? इसको लॉन्ग कॉल भी बोलते हैं। मुझे अगर लग रहा है कि प्राइस आज 2000 है, नवंबर में 2200 हो जाएगा, या अक्टूबर एंड में 2200 हो जाएगा, तो मैं कॉल बाय करूंगा, लॉन्ग कॉल। और अब समझ लो, उस 2200 वाले नवंबर के ऑप्शन का जो प्रीमियम है, वो अभी अगर चल रहा है 20 रुपए, तो मैंने 20 रुपए दे दिए और एक लॉट बाय करके रख लिया। अब बात को समझना, मैंने 2200 वाला लिया है, अब 2220 तक मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वो 20 रुपए का जो मैंने प्रीमियम दिया, वो मेरा लॉस मैक्सिमम है। अब 2200 से प्राइस 2300 हो गया, तो मेरी कमाई 100 नहीं है, 80 की कमाई है। 20 का प्रीमियम हटा दो, लेकिन 2200 का प्राइस 2210 हुआ, 2212 हो गया, तो मुझे 8 का लॉस होगा। मतलब मैंने सोचा था 2200 का प्राइस होगा, और प्राइस 2212 हुआ, तो मुझे तो 8 का लॉस। 2220 हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस,
2240 हो गया, 20 रुपए का प्रॉफिट। 2300 हो गया, 80 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन 2100 हो गया, 1700 हो गया, 1900 हो गया, 1000 हो गया, सिर्फ 20 का लॉस होगा। सो कॉल बाय का मतलब एक्सपेक्टेशन प्राइस इंक्रीज, पे प्रीमियम विच इज मैक्सिमम लॉस। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो गेन खूब होगा, अनलिमिटेड, लेकिन लॉस रेस्ट्रिक्टेड, जो प्रीमियम आपने किया। यानी ऑप्शन में क्या होता है, जो प्रीमियम पे करता है उसको बोलते हैं राइटर। अब आप खुद सोचो, जो 2000 का प्राइस आज चल रहा है, मैं कह रहा हूं 2200 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताऊं, ऐसा भी नहीं है कि आपका जो प्राइस है, जो 2200 मैं बोल रहा हूं, सिर्फ 2200 ही, 2000 के भी ऑप्शन चल रहे होंगे, 2100 के भी चल रहे होंगे, 2200 के भी चल रहे होंगे, 2250 के भी चल रहे होंगे, यानी तरह तरह के चल रहे होंगे, और सबका प्रीमियम अलग अलग चलता है। आपको जिसका जो प्राइस आपको लग रहा है उसका प्रीमियम पे करो। हाँ, जितना ज्यादा, बच्चों बात को समझिएगा, आज जितना ज्यादा कैश प्राइस, और जैसे आज मान लो किसी शेयर का प्राइस आज का 2000 है, मैं अगर सोच रहा हूं 2500, तो जितना गैप होगा उतना प्रीमियम कम होगा, जितना गैप कम होगा उतना प्रीमियम ज्यादा होगा। यानी मैं सोच रहा हूं 2000 रुपए का प्राइस आज है, और ये 2000 का प्राइस एक महीने बाद भी होगा, तो प्रीमियम ज्यादा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं 2500 होगा तो प्रीमियम बहुत कम होगा। मैं कह रहा हूं 3000 होगा, प्रीमियम और कम होगा। मैं कह रहा हूं 1700 होगा, प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा, अगर मैं बाय कर रहा हूं तो। बस इतना बहुत है आपके लिए। कॉल बाय, एक बात बताऊं, कोई जो कॉल बाय करेगा तो शॉर्ट करने वाला पहले से ही बैठा हुआ है। यानी जो ये 20 रुपए का प्रीमियम दे रहा है, तो एक बंदा है जो 20 रुपए का प्रीमियम खा भी रहा है। लेकिन जो प्रीमियम खा रहा है उसके लिए प्रॉफिट 20 रुपए का ही है, बट लॉस अनलिमिटेड है। रिसीव प्रीमियम विच इज मैक्सिमम प्रॉफिट, बस ये प्रीमियम लेता है और यही इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो लॉस अनलिमिटेड होगा, बट प्रॉफिट तो सिर्फ 20 ही हो गया। अब आप बोलोगे ऐसा कौन करता है? करने वाले करते हैं, इसको कहते हैं कॉल शॉर्ट करना, या जिसे मैंने कहा था लॉन्ग कॉल, ये कहलाता है शॉर्ट कॉल। कॉल मतलब खरीदना, लॉन्ग मतलब प्राइस बढ़ने की उम्मीद में खरीदना, लॉन्ग शॉर्ट मतलब प्रीमियम खाना, लॉन्ग कॉल मतलब प्रीमियम देना। ऐसे ही पुट बाय, पुट बाय मतलब शॉर्ट पुट, सॉरी शॉर्ट बाय शॉर्ट पुट। अगर आपको लग रहा है प्राइस गिरेगा तो आप प्रीमियम पे कर लो। बस अब सुनो, आपने कहा प्राइस 1900 हो जाएगा, उसका प्रीमियम चल रहा है 20। तो अगर प्राइस 1900 1880 हुआ तो नो प्रॉफिट नो लॉस। 1700 हो गया तो 80 रुपए का प्रॉफिट। अगर 1900 पे 2000 पे आपने लिया कि प्राइस गिरेगा और 20 का लिया, 20 रुपए का प्रीमियम दिया, तो अगर 1980 से नीचे जाएगा तो आपको फायदा होगा, वरना नहीं होगा। ये मैंने समझा दिया पूरा। बच्चों ये मैंने फ्यूचर और ऑप्शन आपको अच्छे से समझा दिया। चलो अब इसको टेक्निकली पढ़ते हैं। मैंने आपको बिल्कुल लेमन की तरह पढ़ाया।
foreign currency derivative. Foreign currency risk can also be managed by using derivative. Futures are like a Forward contract. बिल्कुल फॉरवर्ड की तरह होते हैं, बट एक फर्क होता है, फॉरवर्ड में सिर्फ दो पार्टी होती हैं, मैं और आप, जो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और बैंक से डील करते हैं, यानी फॉरवर्ड बैंक के थ्रू डील होता है, यानी बैंक और बायर, बैंक और सेलर। बट फ्यूचर जो होता है वो एक्सचेंज पे डील होता है, जिस पर एक्सचेंज कॉमोडिटी का है तो एमसीएक्स या एनसीडीएक्स पर, शेयर्स का है तो करेंसी के और इसके आपको किस पे मिलेंगे, करेंसी कॉमोडिटी की तरह ट्रीट होती है तो वो आपको एमसीएक्स पे मिलेगा। Futures are like a forward contract in that the company's position is fixed by the rate of exchange in the future contract, और ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मैं आपको समझा दे, बाइंड कर देता है सेलर और बायर दोनों को। लेकिन ये फॉरवर्ड से अलग किस तरीके से है, जरा ये आप 6 के 6 डिफरेंस पढ़ लो। कोई भी एक बच्चा इसको स्टडी कर दे। चलो ग्रंथी आप रीड कर दो जरा। Yes, sir. A future contract differs from a forward contract in the following ways. A future contract can be traded on future exchange. The contract which guarantees the price, known as future contract, it's separate from the transactions itself, allowing the contract to be easily traded. अलाउइंग द कॉन्ट्रैक्ट टू बी इजीली, तो पहला पॉइंट क्या है, फ्यूचर कैन बी ट्रेडेड ऑन Future exchange. जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, Guarantee. किसकी, Price के. इस गारंटीड प्राइस को अपन क्या कहते हैं, इनको कहते क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब Yes, sir. दूसरा, सेटलमेंट टेक प्लेस इन 3-month cycle. ये जनरली, हाँ मंथली भी होती है, बट देखो हर 3 महीने की साइकिल के चलेंगे आपके ये, मार्च Yes, जून sir. सितंबर दिसंबर, मंथली भी चलते हैं बट जनरली आप ये क्वार्टरली ले रहे हैं अभी। तो करेंसी के फ्यूचर जनरली क्वार्टरली होते हैं, शेयर्स के फ्यूचर मंथली होते हैं, कॉमोडिटी के फ्यूचर मंथली होते हैं। ठीक है ना। Yes, sir. तो पहला पॉइंट, फ्यूचर कैन बी ट्रेडेड ऑन, Future exchange. पहला पॉइंट याद हो गया। Yes. फ्यूचर कैन बी ट्रेडेड ऑन फ्यूचर एक्सचेंजेस। दूसरा, सेटलमेंट टेक प्लेस इन 3-month cycle. 3 मंथली साइकिल। करेंसी के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, शेयर के या कॉमोडिटी की बात नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर्स आर Standardized contract for standardized amount. मतलब कैसे पढ़ो, अभी मैंने बताया था ना, 500 शेयर का एक फ्यूचर, हाँ या ना, Yes, sir. और अमाउंट भी फिक्स होगा, $2200 या जो भी फिक्स है। एग्जाम्पल पढ़ो। Example, the शिकागो Centen- शिकागो Chicago and शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जैसे हमारे यहाँ Chicago. पर एनसी क्या है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है ना, एनएससी, Yes, sir. नेशनल स्टॉक Yes, एक्सचेंज, sir. वैसे वहां शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। Chicago Mercantile Exchange (CME) trades sterling future contract with a standard size of £60 to 500
Only whole number multiplies of the time of this amount can be bought or sold. मतलब 62,500 पाउंड का एक फ्यूचर है। अगर 2 फ्यूचर लोगे तो 62,500 इंटू 2, 3 लोगे 62,500 इंटू 3। ओनली होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस अमाउंट कैन बी बॉट और सोल्ड। यानी क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई इसकी? स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टैंडर्डाइज अमाउंट। Yes, sir. चौथा, There is all the price of a currency future contract is exchange rate for the currencies specified in the contract. जैसे कि अगर मैं पाउंड की बात कर रहा हूं, पाउंड और डॉलर की, तो आपको उसकी करेंसी जो है एक्सचेंज रेट में जो चल रही होगी उस प्राइस से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। प्राइस ऑफ अ करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज द एक्सचेंज रेट जो अपने को दे रखी होती है फॉर करेंसी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर करेंसी पाउंड है तो पाउंड की रेट चलेगी, डॉलर है तो डॉलर की रेट चलेगी। Yes, sir. चौथा पॉइंट। There is पांचवा, always there is always a buy and sell element of the futures यानी एक contract. बायर होगा तो दूसरा क्या होगा? सेलर होगा। Seller. ये होना जरूरी है। Example for the future contract denominated in sterling. Sterling to be sold or date in the future. Buying sterling futures contracts on the same date to offset the transaction. Sell those future contracts now. Second, sterling to be bought on date in the future. Sell sterling futures contract on the same date of offset the transactions. Buy those future contract now. समझ लो, आपको अगर फ्यूचर में मतलब नवंबर में स्टर्लिंग बेचना है, एक बात बताओ, आपको नवंबर में स्टर्लिंग क्यों बेचना है? क्योंकि आपको स्टर्लिंग आने वाले हैं, हाँ या ना? Yes, sir. भाई, मेरे को यूके का एक सप्लायर, यूके का मेरा एक कस्टमर पैसे नवंबर में देगा। समझना, यूके का एक कस्टमर मुझे, मैं इंडिया में हूं, वो नवंबर में मुझे पाउंड में पैसे देगा, स्टर्लिंग में पैसे देगा। तो मैं वो स्टर्लिंग लेके जाऊंगा और वो स्टर्लिंग बेच के पैसे रियलाइज करूंगा, क्योंकि स्टर्लिंग मेरे लिए कॉमोडिटी है, हाँ या ना? Yes, sir. तो मैं क्या करता हूं, अगर फ्यूचर में मुझे स्टर्लिंग बेचने हैं तो मैं आज ही स्टर्लिंग बाय करके रख लेता हूं, जिससे कि एक्सचेंज रेट का जो मूवमेंट आएगा उससे मुझे प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा और मैं हेज कर लूंगा अपनी पोजीशन को। चलिए, अगला क्या है? Because each further contract is for a standard amount and with a fixed maturity date, as they rarely cover the exact foreign exchange exposure. This leads to basic risk, which is the risk that not movements in future prices do not exactly offset the movements in the exchange rate that the futures position can be set up to cover. मतलब एक्चुअल में हम फ्यूचर बाय करते हैं या फ्यूचर सेल करते हैं, बट इसमें एक ही फर्क है, क्योंकि इसमें लॉट साइज फिक्स होता है। तो जो हमारा अमाउंट हम हेजिंग करने जा रहे हैं वो सारा का सारा कवर होगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा। वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अब समझना, मेरे को 1,00,000 पाउंड आने वाले हैं, तो मैं पूरा 2 लॉट लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 1 लॉट लूंगा तो कम हो जाएगा। समझो ना, क्योंकि 1 लॉट कितने का है? 60 to 500 pounds. अब समझ जाओ, अब मेरे को तो 1,00,000 पाउंड आने वाले हैं, तो मैं 1 लॉट का फ्यूचर लूंगा तो 62,500 को आएगा, 2 लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें ये चक्कर आपका रहता ही रहता है फ्यूचर के अंदर।
इलिस्ट्रेशन 4 को जरा रीड आउट करो, पढ़ो जरा क्या कह रहा है। अभी हाल फिलहाल कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर, अरे नहीं, इस क्वेश्चन में फरवरी, फरवरी चल रहा है। यूएस का एक्सपोर्टर है, उसको कितने पाउंड आने जून में? 500,000. तो पाउंड उसके लिए फॉरेन करेंसी है, डॉलर उसकी होम करेंसी है, हाँ या ना? Yes, sir. अभी चल रहा है फरवरी, मार्च, Yes. अप्रैल, मई, जून, 4 महीने बाद 500 पाउंड आएंगे। जब वो 500,000 पाउंड आएंगे तो मैं 500,000 पाउंड लेके जाऊंगा, बेचूंगा, उसको मैं मेरी होम करेंसी डॉलर में कन्वर्ट कराऊंगा, हाँ या ना? Yes, sir. आज जो स्पॉट रेट चल रही है वो क्या चल रही है? $1.65. और लकीली जून का फ्यूचर भी कितने का चल रहा है? $1.65. अच्छा, ये सेम चलना जरूरी नहीं होता, हाँ? क्या बोला मैंने, वापस बोलो। ये सेम होना जरूरी नहीं होता है, ये डिफरेंट ज्यादा हो कम भी सकता हो है। सकता है। अच्छा, इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड साइज कितना है? पढ़ो ना, कितना है? 62 500। Am I audible or not? Am I audible or not? यश, आर्ची, Yes, Yes, you sir. are audible. बीच बीच में आप लोग जवाब नहीं देते, ऐसा लगता है क्लास ही नहीं चल रही है। एक बात बताओ, आपको कितने का फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर आपका हो गया है? बताओ कितने का एक्सपोजर है? $500,000 का। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, आप क्या बोलते थे अभी? फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर कितने का है आपका? 500,000. 1000. एक लॉट का साइज कितना है? 62,500. तो 500,000 में 62,500 का डिवाइड लगाओ, कितना आ गया? 8. लकीली होल नंबर में आ गया। किस में आ गया? होल नंबर. लेकिन अगर यही 520 होता तो ये 8 पॉइंट समथिंग हो जाता, यस सर. तो हम 8 ही ले पाते, 8.2 तो नहीं ले पाते ना, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा होल नंबर में होंगे। क्या आप मेरी बात समझ गए? यस सर. चलो, अब मैंने क्या कहा था, आपको अगर पैसा आना है 4 महीने बाद, तो आपको पाउंड बेच के रखना पड़ेगा। अगर कोई पैसा आने वाला है फॉरेन करेंसी में तो उसको आज ही बेच के रख दो, हेज कर दो। अच्छा, हेज करने के लिए जून में आने वाला है तो जून का प्राइस लोगे, किसका लोगे? जून का प्राइस. तो आपने 1.65 में हेज कर दिया। अब अगर प्राइस 1.7 हो गया, spot rate in June moved to this, तो ऑब्वियसली बात है
जून में वो प्राइस आपका 1.7 हो गया जून के फ्यूचर का, आपने कितने में सेल किया था? 1.65, अब आपको उसको कितने में बाय करना पड़ेगा? 1.70, बाय करना ही पड़ेगा। अगर आपने सेल किया है तो बाय करना पड़ेगा, बाय करा तो सेल करना पड़ेगा। तो आपको तो नुकसान हो गया ये। अरे भाई, इनडायरेक्ट कोटेशन है और आपकी होम करेंसी जो है वो क्या हो गई है? मजबूत हो गई है। हाँ या ना? होम करेंसी क्या है? डॉलर। और अगर वो मजबूत हो गई तो आपको नुकसान हो जाता है अगर रिसिप्ट आनी होती है। समझाया था मैंने आपको शुरू में। तो आपको 0.05 का नुकसान हो गया। 8 कॉन्ट्रैक्ट पर 62,500 का एक कॉन्ट्रैक्ट, कुल मिला के $25,000 का आपको लॉस हो गया। बट घबराओ मत, आपने हेजिंग करी थी। आपको जब 500,000 पाउंड आएंगे तो आप उन 500 पाउंड को किससे कन्वर्ट करोगे? 1.7 से। आपके पास कितने पैसे आ जाएंगे? 850. तो अब आप समझिए, एक्स सच देखा जाए तो आपको मिलने कितने चाहिए थे फरवरी के हिसाब से? 825। 825 की जगह आपको मिला कितना? 850 25 का क्या हो गया आपका? profit. 25 का आपको फायदा हुआ स्पॉट रेट का। अरे 1.65 की स्पॉट रेट 1.7 की स्पॉट रेट बन गई है ना? कहा था ना उसने जून की स्पॉट रेट 1.7 है। Yes, तो sir. 25 का फायदा हो गया। तो आपको मैंने वैसे भी समझाया था, अगर आपकी रिसिप्ट आने वाली है और आपकी होम करेंसी डिवैल्यू हो रही है, इन्फ्लेट नहीं हो रही, गिर रही है, तो आपको फायदा होगा। तो एक जगह आपको फायदा हुआ, फ्यूचर में आपका नुकसान हो गया। अल्टीमेटली फ्यूचर जो है वो आपकी रिस्क हेज कर देता है, अपसाइड भी और डाउनसाइड भी। ये एग्जाम्पल परफेक्ट हेज था इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट लॉट आ गए थे। अगर लॉट एग्जैक्ट नहीं होते, यानी 520 का पेमेंट होता या 550 की रिसिप्ट आने होती, तो आपका 50,000 अनहेज नहीं हो पाता, फिर आपको उसके लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट ढूंढना पड़ता। सपोज 550,000 पाउंड आने वाले होते, तो आप 550,000 पाउंड डिवाइडेड बाय 62,500 पाउंड करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप 8 के तो क्या ले लोगे? फ्यूचर ले लोगे 8 लॉट के। तो और बाकी जो 8 लॉट के यानी 62,500 इंटू 8 हो जाएगा। बाकी का जो बचा हुआ 50,000 है उसके लिए आपको कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा, मनी मार्केट या फॉरवर्ड, वो लेना पड़ जाएगा। ठीक। Yes, sir. अब आती है बारी आखिरी करेंसी ऑप्शन की। समझा तो मैंने दिया ही है। ऑप्शंस आर सिमिलर टू फॉरवर्ड बट वन की डिफरेंस क्या? दे गिव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। मैंने बताया था, अगर मैंने ऑप्शन बाय करा है ये सोच के कि खरीदा है कि प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो ही मैं जाऊंगा, प्राइस घटेगा तो मैं जाऊंगा ही नहीं, और जो प्रीमियम मैंने पे करा है बस वो लॉस होगा। तो मेरे पास राइट होता है बट ऑब्लिगेशन नहीं होती। जो प्रीमियम पे करता है उसके पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती। सो एक कंपनी अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज तभी करती है जब वो फायदे में हो। अगर बाय करा है बढ़ने की उम्मीद में तो आप बढ़ेगा तो ही आप एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज करना मतलब जाओगे, घटेगा तो नहीं जाओगे। लेट इट लैप्स, वरना लैप्स हो जान दोगे। अगर आपकी स्पॉट रेट फेवरेबल, ठीक है,
let it lapse if the spot rate is more favorable. There is no longer a need of foreign currency, यानी एक्सचेंज करेंसी का आपको नहीं चाहिए, तो आप डाउनसाइड रिस्क भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक, जनरली ऑप्शंस तभी यूजफुल होते हैं जब अनसर्टेनिटी होती है टाइमिंग की और ट्रांजैक्शन के टाइमिंग की, और एक्सचेंज रेट ज्यादा वॉलेटाइल होती है। इसे हम इस में पढ़ेंगे नहीं, एक्चुअली ये कल एक छोटा लेक्चर और लेंगे, अदरवाइज आधे पौन घंटे का लेक्चर है, कल लेंगे। आज रोकते हैं क्लास को। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।